माई सेल्फ सर्वेशवर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लिखें। तो इसको पहले हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल दे करके हम ये स्पष्ट करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m है। रेस्ट मास का मतलब एक पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसकी मास को हम लोग रेस्ट मास कहते हैं। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी v है। तो इस पार्टिकल के पास दो तरह की एनर्जी है। एक हम लोग रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं mc², और दूसरा वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv²। इसका मतलब एक पार्टिकल जिसका रेस्ट मास m है और v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो समझिए इसके पास एनर्जी होगा mc² प्लस हाफ mv², टोटल एनर्जी होगा ये। ठीक है, अब इस बात को जरा सा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें दो न्यूक्लियस है P और Q। ये आपस में इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करने के बाद हमारे पास दो नया न्यूक्लियस बनाता है R और S। इस दोनों को हम लोग रिएक्टेंट न्यूक्लियस कहते हैं और इसको हम लोग प्रोडक्ट न्यूक्लियस कह रहे हैं। इस PQRS का रेस्ट मास हम लोग मान लेते हैं इसका MP, इसका MQ, इसका MR, इसका MS। ठीक है, इसकी इसकी काइनेटिक एनर्जी KP, इसकी KQ, ये KR, इसको KS कह रहे हैं। ठीक है, तो P जो न्यूक्लियस है इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से Q की एनर्जी होगा रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये टोटल एनर्जी जो होगा रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट की एनर्जी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब प्रोडक्ट में जो टोटल एनर्जी होगा इतना प्लस इतना, ये हो गया रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया R के लिए, और रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये हो गया न्यूक्लियस S के लिए। ठीक है, तो LHS में जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए वो RHS के टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मास वाले टर्म को एक तरफ ला रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा MP और MQ, यहाँ हो गया MP प्लस NQ, और ये दोनों टर्म को LHS में लाते हैं तो ये हो गया माइनस MR प्लस MS। ठीक है, तो ये सारा ये जो मास वाला टर्म है उसको एक तरफ लाए तो इतना हो गया, और काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म को दूसरे तरफ ले गया तो ये हो गया KR प्लस KS, और ये दोनों काइनेटिक एनर्जी इधर से गया तो ये हो गया माइनस KP प्लस KQ। अब इसको जरा सा ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को जरा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है क्या, ये है मास ऑफ रिएक्टेंट, ये है मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने सिंपल वे में लिख दिया है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C² इज इक्वल टू, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हम यहाँ पे लिखे हैं। इसे जरा ध्यान से देखिएगा। इस टर्म को हम लोग कहते हैं रिएक्शन एनर्जी। तो अगर आपको किसी न्यूक्लियर रिएक्शन का ये रिएक्शन एनर्जी लिखना होगा तो आप लोग लिखिएगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C², और ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर। यही इसी टर्म को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं, और इसी को हम लोग हर न्यूक्लियर रिएक्शन में ये हमको लिखना होता है। अब हमारे पास दो केस हो सकता है, ये रिएक्शन एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव हो, तो क्लियर है कि अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा ये तभी होगा जब इसका मास रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से। ठीक है, उसी तरह से अगर ये क्वांटिटी RHS अगर पॉजिटिव होगा ये तभी हो सकता है जब प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रिएक्टेंट से। इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये मास जो है रिएक्टेंट का मास घट जाता है, और जो घटा हुआ एनर्जी होता है वो आपको
काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये प्रोडक्ट में दिखता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सोअर्जिक रिएक्शन, और ये रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप होता है। केस नंबर 2 में हो सकता है जैसे रिएक्शन एनर्जी अगर निगेटिव हो। रिएक्शन एनर्जी निगेटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट का मास ज़्यादा होगा। ठीक है, और वैसी स्थिति में अगर उसी तरह से अगर ये निगेटिव हो, इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। इस साफ देखने से पता चलता है कि अगर हमको प्रोडक्ट का मास अगर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये अपने आप तो बढ़ नहीं सकता है, लेकिन हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी से हम मास के टर्म में, रेस्ट मास एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं हमको रिएक्टेंट जो न्यूक्लियस है उसको बाहर से हमको काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट को की मास को बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब रेस्ट मास एनर्जी को बढ़ा देगा। इसको हम लोग कहते हैं इंडोअर्जिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, इसके लिए हमको क्या करना होता है, बाहर से रिएक्टेंट न्यूक्लियस जो है उसको बाहर से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करना होता है, या आप बाहर से कोई किसी फॉर्म में एनर्जी अगर आप उसको दे देते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये अपने आप नहीं होता है, इसके लिए बाहर से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में एनर्जी देना होता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम टू कंप्लीट रिएक्शन एनर्जी इज गिवन बाय कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट न्यूक्लियस, तो अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो रिएक्टेंट को हम एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी उसको सप्लाई करना होगा, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, इसका मतलब कि ध्यान से रखिएगा, अगर रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है प्रोडक्ट से, मतलब एलएचएस का मास अगर ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, इस टोटल का मास ज़्यादा है अगर इससे, तो ये रिएक्शन अपने आप होगा। अगर प्रोडक्ट का मास ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमको रिएक्टेंट को हमको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करना होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी हमारा ये रेस्ट मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। तो मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास एम्प्टी है, इसको हम टारगेट न्यूक्लियस कहते हैं, और एक स्ट्राइकिंग न्यूक्लियस है जिसका मास एमएस है। होता क्या है कि ये छोटा सा न्यूक्लियस बहुत तेज रफ्तार से हम इसको थ्रो करते हैं, और ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। ठीक है, और अंदर चल करके ये दोनों न्यूक्लियस कॉमन वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कि ये कोलिजन जो है परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है। उसके बाद ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये बड़े न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर देता है, और इस पे क्या करते हैं, ये होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक नया ग्रुप बना बना करके यहाँ से सेपरेट होता है। तो मान लेते हैं इसमें हमने दिखलाया है फोटो में कि दो ग्रुप बना है। ठीक है, एक न्यूक्लियस इधर गया है, एक न्यूक्लियस इस तरफ गया है। हो सकता है दो से अधिक भी नया न्यूक्लियस फॉर्म करे। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब जरा से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमारे पास, हम ये देखना चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ, क्योंकि इसी काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होगा, ये जो जो पूरे प्रोसेस में जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, वही एनर्जी हमको प्रोडक्ट के रूप में हमको रेस्ट मास एनर्जी के टर्म में बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। हम ये निकालते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल कितनी एनर्जी हमको काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस स्टैटिक पार्टिकल जिसका जो वी एस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट में है। ठीक है, और ये जब इस टारगेट न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है तो इसकी कॉमन वेलोसिटी वी है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी वी है, तो हम इस वी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके। तो यहाँ से लिख सकते हैं एम एस वी एस
ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया 0, इसका मोमेंटम हो गया, टोटल मास हो गया mt प्लस ms इंटू कॉमन वेलोसिटी v। तो यहाँ से v वेलोसिटी हम लोग कॉमन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कितना है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगा हाफ ms vs स्क्वायर, ठीक है, स्टैकिंग पार्टिकल की एनर्जी, माइनस ये जो कंबाइंड मोशन है न्यूक्लियस का उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ ms प्लस mt हो गया टोटल मास, ये v कॉमन वेलोसिटी का होल स्क्वायर। इस v कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है हाफ ms vs स्क्वायर माइनस हाफ, इतनी क्वांटिटी यहाँ रख दिया, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब जरा से देखिएगा, हाफ ms इंटू वी स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्वांटिटी हो गया 1, यहाँ हो गया, ये चला गया, ठीक है, यहाँ एम स्क्वायर वी एस स्क्वायर चला गया, यहाँ से एम एस स्क्वायर में से एक एम एस चला गया, ठीक है, तो यहाँ एक ऊपर एम एस बचा, और ये क्वांटिटी यहाँ से ये पावर स्क्वायर है तो ये क्वांटिटी एक से यहाँ कट जाएगा तो हमारे पास रिलेशन आएगा हाफ एम एस वी एस स्क्वायर, कॉमन ले लिए तो यहाँ से 1 माइनस यहाँ से ये चला गया तो आ गया यहाँ से एम एस बचा बटा एम टी प्लस एम एस, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टैकिंग पार्टिकल। यहाँ सिंप्लीफाई कर दिए तो ये हो गया एम टी बाई एम टी प्लस एम एस। मतलब ड्यूरिंग कोलिजन इतनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और यही काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो रेस्ट मास एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे एनर्जी कंजर्वेशन में लिखें, अब देखिए ध्यान से, दिस एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द रेस्ट मास, इसका मतलब Q इज इक्वल टू एम पी माइनस एम आर, प्रोडक्ट का मास ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो इतना एनर्जी हमारा क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ, रेस्ट मास एनर्जी इंक्रीज हुआ है, और इतना एनर्जी हमारा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी से लॉस हुआ है। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी से लॉस हुआ है वो रेस्ट मास एनर्जी उतनी से बढ़ गया है। इस केस की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं तो के एस इज इक्वल टू, इससे आप यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा एम टी प्लस एम एस बटा एम एस, सॉरी के एस, ये काइनेटिक एनर्जी अगर निकलना है तो आप इससे यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा एम टी प्लस एम एस बटा एम टी इंटू क्यू। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हमको सबसे कम से कम काइनेटिक एनर्जी हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग कहते हैं कि स्टैकिंग पार्टिकल कम से कम इतनी एनर्जी हमको स्टैकिंग पार्टिकल को देना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, ये फार्मूला की तरह आप याद करके रखिएगा। माय सेल्फ सर्वेश वर्धन, और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको क्लियर करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें ये न्यूट्रॉन है और ये कार्बन है, ठीक है, रिएक्टेंट में दो चीज़ दिया हुआ है और प्रोडक्ट में हमारा बेरिलियम है और ये हीलियम है, अल्फा पार्टिकल। क्लियर है कि इस दोनों का प्रोडक्ट का मास ज़्यादा है और रिएक्टेंट का मास कम है और इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है। तो क्लियर है कि अपने आप ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ हमको बाहर से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंडो-अर्जिक रिएक्शन को इससे कंप्लीट करवाया जा रहा है। इनिशियली जो कार्बन न्यूक्लियस है वो रेस्ट में है और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो दिया हुआ है वो 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होता क्या है, तो ये जो स्टैकिंग पार्टिकल का जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं और उसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है, कितना, 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गोइंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग न्यूट्रॉन्स। मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो अल्फा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और हमें इसी की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमको
फाइंड करनी है। ठीक है, कह रहा है कि एज्यूम कीजिए मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस इज 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको एज्यूम करके सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा ध्यान ध्यान से देखिएगा होगा क्या। जैसे मान लेते हैं कि न्यूक्लियस का मास m मान लिए और कार्बन का मास जो होगा 12 m होगा, और इन दोनों के बीच में परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होगा। ये हम लोग मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड कर चुके हैं स्टैकिंग पार्टिकल का, जो रिएक्शन को कंप्लीट कर सके। इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी का फार्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1+ms/mt इंटू रिएक्शन एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू 6.5 इज इक्वल टू 1+ms की वैल्यू m, और टारगेट न्यूक्लियस का मास होगा 12m, तो यहाँ से कट जाएगा, और ये रिएक्शन एनर्जी की वैल्यू 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मतलब इस पूरे प्रोसेस में रिएक्शन एनर्जी हमारा 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जैसे देखिए हुआ क्या, रिएक्शन ये कंप्लीट हो सकता था कितना से, 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर हम इसको स्ट्राइक करते तो हो जाता, लेकिन स्ट्राइक करवाया गया है कितना से, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब इसको हम, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इस न्यूट्रॉन को 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थ्रो किया गया है, और ये कार्बन न्यूक्लियस रेस्ट में है। इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है। अब कोलिजन होने के बाद दो नया न्यूक्लियस बनता है, एक अल्फा पार्टिकल है और दूसरा बेरिलियम है। ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब जैसा समझिएगा कि पूरा सिस्टम हमारा क्लोज है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्लियर है कि मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन हमारा, चूंकि 2 डायमेंशनल मोशन है न्यूक्लियस का, इसलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन 2 डायरेक्शन में करेंगे, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। तो समझिएगा, इस रिएक्टेंट का टोटल मोमेंटम हमारा राइट साइड में है, तो क्लियर है राइट साइड में उतनी मोमेंटम इस बेरिलियम को होना चाहिए मोमेंटम कंजर्व होने के लिए। साथ ही साथ इसका मोमेंटम, जो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम है और बेरिलियम का वाई डायरेक्शन का जो मोमेंटम होगा, वो आपस में कैंसिल आउट करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी बात को हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कि न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारा इतना दिया हुआ है, तो हम मोमेंटम को लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन के मोमेंटम को लिख सकते हैं, मोमेंटम न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, √2m k। ठीक है, तो √2 मास ऑफ न्यूट्रॉन m हो गया, और k हो गया काइनेटिक एनर्जी 10। तो ये हमारा जो लीनियर मोमेंटम न्यूट्रॉन का होगा वो होगा √20m। ठीक है, इसका मोमेंटम 0 है। अब ज़्यादा देखिएगा, हमने क्या किया कि बेरिलियम को 2 कंपोनेंट हम ले लिए, ये px और py। ठीक है, अब ज़्यादा ध्यान से चाहिए, अगर हम एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो यहाँ से क्लियर है कि न्यूट्रॉन को जितनी मोमेंटम होनी चाहिए उतनी मोमेंटम बेरिलियम के एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका जो एक्स डायरेक्शन मोमेंटम होगा वो न्यूट्रॉन के मोमेंटम के बराबर होगा, मतलब √20m होगा। दूसरी बात कि हीलियम जो है, जिसका मास 4m है और इसकी काइनेटिक एनर्जी हम k माने हैं, तो क्लियर है इसका मोमेंटम होगा √2 मास ऑफ हीलियम, तो 4m इंटू k काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से आ रहा है √8mk। तो इस मोमेंटम को कैंसिल आउट करने के लिए क्लियर है कि बेरिलियम का भी वाई डायरेक्शन मोमेंटम इतना ही होना चाहिए। इसका मतलब √8mk होना चाहिए इस बेरिलियम का वाई डायरेक्शन मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन एनर्जी हम लोग कैसे लिखेंगे इंडो इंडोअर्जिक रिएक्शन में, Q इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होता है मास ऑफ रिएक्टेंट से,
इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन होगा। ठीक है, तो क्लियर है कि Q को हम लोग इक्वेट करेंगे इससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। तो हम लोग की Q को लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कौन कौन है? न्यूट्रॉन है। प्रोडक्ट में कौन कौन है? बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल है। तो हम लोग यहाँ से Q को लिख सकते हैं Kn माइनस Kbe प्लस K अल्फा। अब जैसे देखिएगा ध्यान से, रिएक्शन एनर्जी जो है हमारा वो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया हुआ है, और न्यूट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी दिए हैं 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेरिलियम की कितनी काइनेटिक एनर्जी है और अल्फा की कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m। तो दोनों का मोमेंटम पता है तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर बेरिलियम का नेट मोमेंटम पहले देख लेते हैं। तो बेरिलियम का जो नेट मोमेंटम होगा वो इस ओर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर हो गया पी, तो पी स्क्वायर बाई 2m। मास ऑफ बेरिलियम कितना है? तो मास ऑफ बेरिलियम जो है हमारा 9m है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर हो गया नेट मोमेंटम, पी स्क्वायर बाई 2 × m हो गया। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी बेरिलियम का, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम जो है वो हमने k माना है, तो यहाँ पे हम k पुट कर देते हैं। अब जरा सा ध्यान रखिएगा, ये px और py की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इतना है। अब इसकी वैल्यू, इस दोनों px और py की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास आएगा px और py की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हो गया 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जो हम लोगों को कैलकुलेट करना था। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेरिलियम फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू Kn माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेरिलियम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। Q का वैल्यू 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूट्रॉन को दिया गया था 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेरिलियम की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी अभी हम निकाल चुके हैं 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बेरिलियम का हमें काइनेटिक एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के किसी प्रॉब्लम्स को के लिए हम लोग दो कंजर्वेशन, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके दोनों को सॉल्व करके हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, और नए टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए जुड़े रहें हमारा यूट्यूब चैनल सर्वेश वर्धन पे। तब तक के लिए थैंक यू।